बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय शब्द विचार। तो आइए जानते हैं हिंदी व्याकरण में शब्द क्या है। तो बच्चों, आप पढ़ चुके हैं कि वर्णों को मिलाकर शब्द बनते हैं। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई होते हैं तथा प्रत्येक शब्द का अपना एक निश्चित अर्थ होता है। प्रत्येक भाषा वाक्यों से बनती है, वाक्य पदों से और पद शब्दों से। इस प्रकार शब्द भाषा की वह इकाई है जो वर्णों के योग से बने स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि समूह होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि वर्ण या वर्णों से निर्मित स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि समूह शब्द कहलाता है। तो बच्चों, ध्वनियों का जो रूप होता है, यानी कि जब हम वर्णों को जोड़ते हैं और वो वर्ण एकदम सही रूप से जोड़ते हैं तो वो शब्द बनाते हैं। और शब्द ऐसे बनते हैं जिनका कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है और ये शब्द स्वतंत्र होते हैं, इन्हें किसी और की सहायता नहीं लेनी पड़ती। याद रखिए बच्चों, शब्द स्वतंत्र इकाई होते हैं। प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है। प्रत्येक शब्द वर्णों के सार्थक मेल से ही बनते हैं। सार्थक यानी कि सही। व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों का ही प्रयोग होता है। आइए पढ़ते हैं पद क्या होता है। तो बच्चों, कुछ शब्द समूह भी ऐसे भी होते हैं जिनमें किसी अर्थ का बोध नहीं होता, बल्कि वे निरर्थक होते हैं, यानी कि उनका कोई अर्थ नहीं, जैसे खटखट, चाय, चाय, छिक छिक आदि। किंतु जब ये वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं तो इनके किसी विशेष अर्थ का बोध होता है, तब ये शब्द पद कहलाते हैं। जैसे राम और सोहन में बहुत समय तक छिक छिक होती रही। तो बच्चों, इस वाक्य में छिक छिक शब्द से बहस होने का बोध हो रहा है, अतः यहाँ ये सार्थक शब्द बन गया है। तो बच्चों, जब व्याकरण के नियमों में बंधकर कोई शब्द वाक्य रूप में प्रयोग होता है तो वह पद कहलाता है। यानी कि जब हम कुछ शब्द वाक्य के प्रयोग में ला देते हैं और फिर वो कोई ना कोई अर्थ देता है, उसे हम पद कहते हैं। और अगर हम इसे बिना वाक्य के प्रयोग करें तो ये एक निरर्थक शब्द कहलाएंगे, यानी कि इनका कोई अर्थ नहीं होता। अपितु जब हम इन्हें वाक्यों में प्रयोग करते हैं तो यही निरर्थक शब्द सार्थक शब्द बन जाते हैं और इन्हें हम पद कहते हैं। आइए जानते हैं शब्द और पद में अंतर क्या है। तो बच्चों, प्रत्येक शब्द का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है और शब्दकोश में उसका एक निश्चित अर्थ भी होता है। किंतु जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयोग होता है उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, बल्कि वह व्याकरण के नियमों यानी लिंग, वचन, कारक आदि में बंध जाता है और उसका रूप भी बदल जाता है। वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द पद कहलाता है। शब्दकोश में शब्द ही होते हैं, पद नहीं होते। अतः हम कह सकते हैं कि कोई भी शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने पर पद और वाक्य से बाहर होने पर शब्द कहलाता है। तो बच्चों, कोई भी शब्द जब वाक्य में प्रयोग होते हैं उन्हें हम पद कहते हैं, लेकिन जब वो किसी वाक्य के बिना प्रयोग में आते हैं तो वो शब्द कहलाते हैं। याद रखिए, वाक्य और भाषा में पद होते हैं, शब्द नहीं। पद व्याकरण के नियमों में बंधे होते हैं। वाक्य पदों के मेल से बनते हैं, शब्दों के मेल से नहीं। शब्दकोश में शब्दों के अर्थ होते हैं, पदों के नहीं होते। आइए जानते हैं आगे शब्दों का वर्गीकरण। तो बच्चों, हिंदी भाषा में एक विशाल सागर के समान है, यानी जो हमारी हिंदी भाषा है वो बहुत बड़ी है, जिनमें अन्य देशी विदेशी भाषाओं की शब्द रूपी नदियां निरंतर आकर मिलती रहती हैं और भाषा के विशाल सागर को समृद्ध बनाती हैं। भाषा में शब्द कहाँ से आते हैं, उनके क्या अर्थ होते हैं, उनकी रचना किस प्रकार हुई, ये आदि के आधार पर शब्दों को 4 वर्गों में बांटा गया है। जैसे कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो बच्चों, शब्द कहाँ से आए, इनके अर्थ क्या हैं, इनकी रचना कहाँ से हुई, इसके लिए हमने इन्हें कुछ आधार पर बांटा है। सबसे पहले पढ़ते हैं उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो बच्चों, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। तत्सम शब्द, जो शब्द संस्कृत से हिंदी भाषा में अपने मूल रूप में ही प्रयोग होते हैं,
वे तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे सूर्य, चंद्र, कर्ण, भ्राता, माता, पक्षी आदि। ये जो शब्द है ये संस्कृत के शब्द हैं जो हिंदी की भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, इन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। दूसरा है तद्भव शब्द। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे कि सूरज को सूर्य, चंद्रमा चंद्र, कान कर्ण, भैया भ्राता, माता मैया, पक्षी पंछी आदि। तो बच्चों कुछ संस्कृत शब्द हैं जिन्हें हमने बदल कर उनका रूप बदल दिया है, लेकिन उनका अर्थ सही है। वही संस्कृत के बदले हुए शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। आइए जानते हैं कि कुछ तद्भव और तत्सम शब्दों के उदाहरण। तत्सम शब्द यानी कि संस्कृत का शब्द है गृह, और इसको जब हमने बदला हिंदी भाषा में तो ये बना तद्भव शब्द घर। दंत दांत, फाल्गुन फागुन, दुर्बल दुबला, निम्ब नीम, स्वर्णकार सुनार, दधी दही, सप्त सात, सर्प सांप, ग्राम गांव, कुंभकार कुम्हार, गर्दभ गधा, अर्ध आधा, अग्नि आग, अश्रु आंसू, काष्ठ काठ, ज्येष्ठ जेठ, कर्ण कान, लोहार यानी लोहकार लुहार, घट घड़ा, घृत घी, स्वसुर ससुर, भार्या पत्नी, श्रृगाल सियार, शीर खीर, दुग्ध दूध, नारिकेल नारियल, आश्रय आसरा, चंद्रिक चांदनी, स्वप्न सपना। तो बच्चों ये थे कुछ उदाहरण तद्भव और तत्सम शब्द के। अगला है देशज शब्द। देशज शब्द का अर्थ है देश में ही उत्पन्न। जो शब्द देश के विभिन्न प्रांतों, जातियों, बोलियों से आकर क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगे हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, थैली, पेट, पगड़ी, लोटा, मौसा आदि। ये हमारे देश में प्रयोग होने वाले शब्द हैं। अगला है बच्चों विदेशी शब्द। भारत में हजारों वर्षों तक विदेशियों का प्रभाव रहा, जिस कारण विदेशी लोग भारतीयों के संपर्क में आए और विदेशी भाषाओं से अनेक शब्द हिंदी में आ गए। ऐसे शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। हिंदी में अलग अलग विदेशी भाषाओं के शब्द बड़ी संख्या में प्रयोग किए जा रहे हैं, जिनमें से कुछ उदाहरण इस प्रकार है, जैसे चीनी भाषा से चाय, तूफान, पटाखा, लीची, चाउमीन आदि। यूनानी भाषा से एटम, डेल्टा, टेलीग्राफ, कर्फ्यू, पुलिस आदि। फारसी भाषा से चश्मा, दुकान, चिराग, अनार, नकल, जमींदार, बादाम, कागज, आवाज, खामोश, नमक, दीवार, परी, बीमार, मजदूर, रसीद, शहद, शिकार, सिफारिश, हिम्मत, गुब्बारा, गुलाब, आसमान, उम्मीद, गर्दन आदि। अरबी भाषा से औरत, वकील, कलम, कानून, खत, कैदी, खजाना, मकान, इलाज, किला, आदत, इज्जत, अदालत, सुबह, सलाह, हुक्म, आज़ाद, जुलूस, मरीज, तारीख, नुकसान, मुहावरा, रईस, दफ्तर, तबीयत आदि। ये हमारे अरबी भाषा के शब्द हैं। अंग्रेजी भाषा से जैसे स्कूल, मास्टर, टेलीफोन, टिकट, रेडियो, बटन, पेन, मशीन, टेलीविज़न, फुटबॉल, कॉलेज, कंपनी, सिनेमा, लॉटरी, आइसक्रीम, हैट, ट्रेन, ड्राइवर, पार्सल, पुलिस, बैंक, कमीशन, इंजीनियर, गार्ड आदि। तो बच्चों ये अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, लेकिन इन्हें हम हिंदी भाषा में भी प्रयोग करते हैं। तुर्की भाषा से चाकू, गलीचा, खच्चर, कुली, कुर्ता, कैंची, दारोगा, बारूद, बहादुर, बेगम, लाश, तोप, बंदूक, चम्मच, कालीन, चेचक आदि। पुर्तगाली भाषा से जैसे कमरा, गोदाम, बाल्टी, पादरी, आलपिन, अलमारी, कनस्तर, गमला, मिस्त्री, बोभी, काजू, तंबाकू, साबुन, संतरा, कॉफ़ी, कमीज़, फीता, चाबी, तौलिया, इस्त्री, पीपा, फालतू आदि। तो बच्चों ये थे हमारे कुछ विदेशी शब्द के उदाहरण। अगला है रचना या बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो बच्चों रचना या बनावट की दृष्टि से हिंदी भाषा में निम्नलिखित 3 प्रकार के शब्द पाए जाते हैं। पहला है रूढ़ शब्द, यानी कि किसी विशेष अर्थ में प्रयोग होने वाले ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड
नहीं किए जा सकते, यानी कि उनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे बकरी, भेड़, तोता, चील, किला, मुंह, नाक, गला, पैर, ईंट आदि। तो बच्चों, इनके अगर आप टुकड़े करोगे तो ये शब्द नहीं रहेंगे। इन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं, जो अर्थ के प्रयोग में ही लाए जाते हैं। दूसरा है यौगिक शब्द। दो अथवा दो से अधिक शब्दों अथवा शब्दांशों के योग से बनने वाले सार्थक शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं, जैसे विद्या जमा आलय, विद्यालय, लख जमा पति, लखपति, काम जमा चोर, कामचोर, सेना जमा पति, सेनापति, रूप जमावती, रूपवती, पाठ जमा शाला, पाठशाला, जल जमा चर, जलचर, गिरी जमा धर, गिरिधर, बुद्धि जमा मति, बुद्धिमती। तो बच्चों, दो अलग अलग शब्द जो सही हैं, सार्थक हैं, उन दोनों के मेल से जो शब्द बनता है उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। याद रखिए, यौगिक शब्दों के सार्थक खंड किए जा सकते हैं, यानी कि इन्हें हम अलग अलग कर सकते हैं। यौगिक शब्द दो मूल शब्दों के योग से बनते हैं, जिनका अपना विशेष अर्थ होता है। यौगिक शब्दों की रचना उपसर्ग, प्रत्यय, संधि तथा समास के द्वारा होती है। और तीसरा है योग-ऋण शब्द, जिन शब्दों की रचना यौगिक शब्दों की तरह होती है, परंतु वे विशेष या ऋण अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें योग-ऋण शब्द कहते हैं। जैसे जलद, जल देने वाली कोई वस्तु, जैसे कुआं, नदी, तालाब आदि, और इसका विशेष अर्थ है बादल। चारपाई यानी चार पैरों वाली वस्तु, जैसे मेज, तख्त, पलंग आदि, और इसका विशेष अर्थ है खाट। लंबोदर यानी कि लंबे उदर यानी पेट वाला कोई देवता या व्यक्ति, जैसे विशेष अर्थ गणेश जी। तो बच्चों, योग-ऋण शब्द वो शब्द होते हैं जो अपना जो मूल अर्थ है उसको छोड़कर विशेष अर्थ देते हैं। तीसरा है अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो बच्चों, अर्थ के आधार पर शब्दों के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, पहला सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक यानी सही, जिन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे घर, पानी, रात, अहिंसा, आंदोलन, सरोवर, अध्यात्मक आदि। याद रखिए, व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है। दूसरा है निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वे निरर्थक शब्द होते हैं, जैसे वोटी, वाणी, विराट, व्याग आदि। और याद रखिए, व्याकरण में निरर्थक शब्दों पर विचार नहीं किया जाता, क्योंकि निरर्थक का मतलब है जिसका कोई अर्थ नहीं। अर्थ के आधार पर बच्चों सार्थक शब्द के निम्नांकित प्रकार होते हैं, जैसे पर्यायवाची शब्द, जो शब्द एक जैसे समान अर्थ को प्रकट करते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे नदी, नदी को हम कह सकते हैं सरिता, तटिनी, तरणिनी और सलील। कमल, जलज, नीरज, पंकज, सरोज। तो बच्चों, एक शब्द जो दूसरा समान अर्थ देता है उसे पर्यायवाची कहते हैं। विलोम शब्द, जो शब्द परस्पर विरोधी या फिर एक दूसरे से उल्टे अर्थ देते हैं उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं, जैसे अमृत, विष, आयात, निर्यात, उदय, अस्त, गरीब, अमीर। एकार्थी शब्द, जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ में होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे वृक्ष, पुस्तक, घर, कुत्ता, बिल्ली, दीवार, लोहा, ईंट आदि। ये शब्द एक ही अर्थ दे रहे हैं, इन्हें हम एकार्थी कहते हैं। अनेकार्थी शब्द यानी कि जिन शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे आम, आम रसाल, कच्चा आम्र, नग, पर्वत, नगीना, वृक्ष, उत्तर, जवाब, दिशा, ऊंचा, बदला आदि। तो बच्चों, एक शब्द है और उसके अनेक अर्थ हैं, इन्हें हम कहेंगे अनेकार्थी शब्द। याद रखिए, उपर्युक्त सभी प्रकार के शब्दों का आप अगले अध्यायों में विस्तार से अध्ययन करेंगे, यानी कि बच्चों इनके बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। और चौथा है प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो बच्चों, प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द यानी कि जो शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाने पर लिंग, वचन, कारक और काल के प्रभाव से अपना रूप बदल लेते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विकारी शब्द होते हैं। उदाहरण के लिए, लड़का संज्ञा शब्द है जो प्रयोग के अनुसार वाक्य में कई रूपों से आ सकता है, जैसे लड़कों ने मैच खेला, लड़के ने पाठ पढ़ा। तो बच्चों,
कोई शब्द जो अपना रूप बदल लेता है, लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर अपने परिवर्तित रूप को बदल ले, उसे विकारी शब्द कहेंगे। अविकारी शब्द यानी वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले जिन शब्दों के रूप में विकार उत्पन्न नहीं होता, यानी कि परिवर्तन नहीं होता, बदलाव नहीं होते, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, इधर, उधर, इसलिए, परंतु, शीघ्र, अंदर, बाहर, में, पर, ऊपर, नीचे, क्योंकि, किंतु, परंतु आदि। बच्चों, क्रिया विशेषण, संबोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक, ये सभी शब्द अविकारी शब्द होते हैं। इनका परिवर्तन नहीं किया जा सकता। आइए दोहराएं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के 4 भेद हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं: ऋण, यौगिक और योग ऋण। अर्थ के आधार पर शब्दों के मुख्यतः 2 भेद होते हैं: सार्थक और निरर्थक शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं: विकारी शब्द और अविकारी शब्द। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।